हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। सो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मैराथन लेकर आए हैं और यह मुझे भी नहीं पता कि यह मैराथन आपकी 1 घंटे तक चलेगी, 2 घंटे तक चलेगी या 3 घंटे तक चलेगी। ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए हैं और बहुत सारे पूरा का पूरा टॉपिक भी मैंने इसके अंदर कवर अप करवाने की कोशिश की है और कोशिश करूँगा कि आप हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा एक यही इंटेंशन है, एक यही मोटिव है कि मैं आपको एक अच्छा लगातार एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं जिसमें आपको लगे कि हाँ, यह यूट्यूब चैनल मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। और आप देखोगे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो चाहे बेशक कम मिले, लेकिन आपको एक जेन्युइन और ऑथेंटिक वीडियो मिलेगी और आपको लगातार कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन भी उसके अंदर देखने को मिलेगा और लगातार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे कोई सामने से ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मैं बीच में आपको कुछ बातें नहीं बता पाऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, या मैं आपके लाइव कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, तो मैं डायरेक्टली उसी फ्लो में चलूँगा कि मैं एक पढ़ाने के उसमें हूँ। और मैं आपसे भी एक उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक साथ ही देखिएगा। एक साथ का मतलब है कि आपके पास टाइम हो 2 से 3 घंटे का, जितने की भी ये वीडियो बनेगी, 1 डेढ़ 2 घंटे का। हाँ, आप बीच में ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि आपने 45-50 मिनट के बाद एक कोई चाय के लिए कुछ कॉफ़ी, तो आप उसको वीडियो को रोक सकते हैं। और इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूँ। सो चलिए, और हाँ, हमने सीरीज भी चला रखी है बहुत सारी, जिसमें 25 में से 25 ऐसा करके आप देख भी लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आपको वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, संतों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बहुत बार मैंने करवा भी रखा है और इस प्रकार के आपके प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते भी हैं। देखिए, संतों की नगरी, सा संत सा सिरसा, तो आपका सिरसा आएगा। देखिए, संत और एक है आपका फ़कीर, सॉरी फ़कीर नहीं, फरीद। ठीक है, फरीद की नगरी है, बाबा फरीद की नगरी है फरीदाबाद, और संतों की नगरी रहेगी आपकी सिरसा। ठीक है, सा सिरसा, सा संत, फा फरीद, फा फरीदाबाद। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया करो। अब थोड़ा सा सिरसा के बारे में जान लेते हैं। 26 अगस्त 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जो भी रेगुलर इसके सब्सक्राइबर है हमारे यूट्यूब चैनल के, तो मैंने पहले ही बोल रखा है, हरियाणा के अंदर अभी हाल फिलहाल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाद में देखोगे तो हो सकता है कि 25 या 26 हो जाएं, उसके बाद में क्या पता और भी बढ़ गई हो जब तक आपके सामने यह वीडियो आए। लेकिन उनका आपको नाम, किस डिस्ट्रिक्ट से वो निकाले गए और वह डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई थी, यह आपको उंगलियों पर पता होना चाहिए। यह एक जनरल नॉलेज के लिए भी है। तो 26 अगस्त 1975 को स्थापना होती है सिरसा की। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो सिरसा है वह ऊपर पंजाब से लगता है और इस तरफ वह राजस्थान से लगता है। ठीक है, सिरसा इस प्रकार से है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे, सिरसा को हरियाणा का सिर्फ एक ही फतेहाबाद, एक ही ज़िला टच करता है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे सकते हैं। ठीक है, तो फतेहाबाद लगता है। जो हिसार की बाउंड्री है, हिसार सिरसा को नहीं टच करता। ये वाला हिसार है जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, बीच में जो रेड है वह फतेहाबाद और ऊपर सिरसा जो ग्रीन कलर का है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा कि 2 राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है सिरसा, एक तरफ पंजाब तो दूसरी तरफ राजस्थान, और हिसार के साथ या फिर जींद के साथ बाउंड्री नहीं बनाता सिरसा। सिरसा हरियाणा का एक ऐसा ज़िला है जो कि एकमात्र फतेहाबाद के साथ ही बाउंड्री बनाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को हरियाणा का सिर्फ एक ही ज़िला टच करता है, कौन सा? पंचकूला। और पंचकूला को भी हरियाणा का एक ही ज़िला टच करता है। ठीक है, कौन सा? अम्बाला। ठीक है, पंचकूला और हरियाणा, वैसे दोनों हरियाणा के ज़िले हैं, लेकिन जो हरियाणा का ज़िला है पंचकूला, जो कि 1995 में बना था, उसको अम्बाला ही टच करता है। यमुनानगर नहीं करता, कुरुक्षेत्र नहीं करता। ओके, और पंचकूला और अम्बाला दोनों के दोनों आपके अम्बाला मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप भी ध्यान रखा करो। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, गेहूँ सबसे ज़्यादा होती है सिरसा के अंदर। आंवला खट्टा फल है, विटामिन सी में सबसे ज़्यादा होता है, तो यह भी जो सिरसा है, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। सिख समुदाय भी और जो सिरसा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा है। गाय भी सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर है। ठीक है, गाय सिरसा के अंदर है। घोड़े पूछ ले तो घोड़े आएगा, जी से आपका घोड़े, इस प्रकार से। वैसे तो हॉर्स बोलते हैं, एच से स्टार्ट होगा, लेकिन घोड़े जी से स्टार्ट होगा यदि हम हिंदी में लिखते हैं।
तो गुरुग्राम भी जी से स्टार्ट होता है, तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा घोड़े। और सुअर, सुअर सा सोनीपत। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आप भी याद रखने की कोशिश किया करो। जो ओटू बांध है वह भी आपका सिरसा के अंदर है, काफ़ी फेमस है। क्षेत्रफल में यदि हम देखते हैं तो सबसे बड़ा है सिरसा। ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सिरसा। कब की बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ 2011 के डेटा के अनुसार, क्योंकि हमारी जो लास्ट और लेटेस्ट जनगणना है वह 2011 में ही हुई थी। उसके बाद हमारे सेंसस यानी कि जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, 2011 के डेटा के बेस पर मैं यह बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि यदि आप बाद में वीडियो देखो तब तक कुछ आंकड़े चेंज भी हो जाए। ठीक है, वैसे अभी 2011 की ही जो जनगणना है, डेटा है, वही चला हुआ है। तो क्षेत्र में सिरसा सबसे बड़ा है। यदि मैं बात करता हूँ सन 1966 की, साहब उस टाइम पे सबसे बड़ा हमारा एरिया में यानी क्षेत्र में जिला कौन सा था? साहब उस टाइम पे था हिसार। ठीक है, और आज कौन सा है? सिरसा। तो यह दो डेटा है, दोनों को अच्छे प्रकार से याद रख लिया करो। जो हिसार है वह कब था? 1966 में। क्या था? सबसे बड़ा जिला था। ओके साहब। लेकिन उस टाइम पे सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद था, जींद। ठीक है, 1966 की मैं बात कर रहा हूँ, जींद। ओके साहब। और 2011 में यानी कि जो अभी सबसे छोटा जिला है वह है आपका एरिया में फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है एरिया में। ठीक है, फरीदाबाद सबसे छोटा, सिरसा सबसे बड़ा आज। और 1966 में हिसार सबसे बड़ा और जींद सबसे छोटा जिला था। ओके साहब। इसके बाद साहित्यक नगर, सा साहित्य सा सिरसा, साहित्यक नगर भी इसको बोलते हैं। वन नगरी भी इसको बोलते हैं, किसको? सिरसा को। प्राचीन नाम इसका क्या था? सैरिस्कम। सैरिस्कम इसका प्राचीन नाम था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या घनत्व मैंने बोला है। सबसे कम जनसंख्या आपकी पंचकुला में रहेगी, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका 303 सिरसा में रहेगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका फरीदाबाद में रहेगा। आई थिंक यह तो आप सबको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने का जो विश्व रिकॉर्ड है वह भी जिला सिरसा के नाम पर है। लोकसभा के अंदर जो लोकसभा की सीट है हरियाणा में, कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 10। ओके साहब। 1966 में कितनी थी? 9। और अब कितनी है? 10। ठीक है, तो 10 सीटों में से सिरसा के नाम पर एक लोकसभा की सीट है और वही सीट आरक्षित है। जो चौटाला परिवार है, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल चौटाला, तो ठीक है, तो क्या है, जो चौटाला है, जो चौटाला परिवार का संबंध है वह जिला सिरसा से रहा है। ठीक है, राज्य का 5वां विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल जो कि आपका सिरसा में है। कपास और खट्टे फलों के लिए मैंने ऊपर आपको बताया था आंवला। ठीक है, कपास और खट्टे फलों के लिए कौन जाना जाता है? आपका सिरसा जाना जाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप भी एक जवाब के साथ या एक स्पेशली कोई कमेंट के साथ या एक डिटेल के साथ काफ़ी सारी डिटेल्स आप याद करने की कोशिश किया करो। फिर देखना आपको बहुत ही कम टाइम में एक अच्छा डेटा आपके पास हो जाएगा। चलिए, आज़ादी से पहले हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पर था? आज़ादी, मैं बात कर रहा हूँ आज़ादी की। ठीक है, आज़ादी जब भी वर्ड आपको ध्यान आता है तो आपको भारत के साथ जाना है, ना कि हरियाणा और पंजाब का जब गठन हुआ था। अगर यहाँ पर आए गठन, ठीक है, गठन का मतलब हो जाएगा हरियाणा और पंजाब की बात कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी यानी कि सन 1947 हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 अगस्त 1947, उससे पहले की बात कर रहे हैं हम। तो उससे पहले जो हमारा हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय जो कि आज चंडीगढ़ में है, तब यह कहाँ पर था? तब प्यारे दोस्तों यह था लाहौर में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। 1880 से 1919 तक हाई कोर्ट ऑफ पंजाब के नाम से इसको जाना जाता था। ओके साहब, तो 1919 से 1947 तक लाहौर हाई कोर्ट के नाम से यह जाना जाने लगा। और 1947 के बाद से इसको पंजाब हाई कोर्ट कहा जाने लगा। 1966 के बाद इसको हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। हाँ, 1947 में क्या किया गया था कि 1947 से पहले ही जो हमारा हाई कोर्ट है यानी कि आज़ादी से पहले लाहौर में था। ठीक है, लेकिन एक बार इसको आज़ादी के टाइम पे इसको शिमला भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, शिमला। ठीक है, शिमला ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1955 में, ठीक है, 1955 में शिमला से और यहाँ पर आपका चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया था। डेट याद रख लीजिएगा, 1955 कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में लाहौर था तो इस वजह से हम लाहौर के साथ चले गए। ठीक है, चलिए एक बार रुकिएगा क्योंकि मेरा यहाँ से
पेन गायब हो गया, हाँ मिल गया। चलिए, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि हमारे पास जब हम 1966 की बात करते हैं तब हमारे पास 54 विधानसभा की सीट्स थी, ठीक है, जिसमें से आपके 10 आरक्षित थे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत बार पूछा भी गया है। सन 1966 में जब पंजाब, संयुक्त पंजाब से हरियाणा अलग होता है तब क्या था कि 54 सीटें थी, 54 में से 10 आपकी आरक्षित सीटें थी। उससे ही अगले साल यानी कि 1967 में क्या हो गया, यह सीटें बढ़ाकर आपकी 81 कर दी गई और 5 सीटें आपकी आरक्षित और बढ़ा दी गई, तो टोटल मिलाकर 15 आरक्षित सीटें हो गई। और सन 1977 में क्या किया गया, यह सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई और आरक्षित सीट आपकी 17 कर दी गई। अब 1977 में देखिए, 1977 में यह सीटें बढ़ाई गई थी और सीटें किस बिहाफ पर आपकी बढ़ाई जाती है, एरिया जनसंख्या के आपके बिहाफ पर बढ़ाई जाती है, तो इसके लिए आपकी जनसंख्या के आधार पर ही बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो जो 1971 की जनगणना थी उसके आधार पर ही भारत और भारत के सभी राज्यों में क्या किया गया था, आपकी लोकसभा, विधानसभा की और राज्यसभा की आपकी राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो बाकी आपकी सीटें हैं वह फिक्स की गई थी और उसी टाइम की जो सीटें हैं वह भी आज तक ऐसी की ऐसी हैं। 1971 का जो डेटा है, जो जनगणना है, उसी के आधार की मैं बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी लंबा टाइम, लगभग 50 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, लेकिन 2026 में यानी कि नेक्स्ट ईयर अभी परिसमन होने वाला है। मे बी कि आप यह वीडियो बाद में देखो तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्या पता तब तक परिसमन हो भी चुका हो और आपकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें भी आपकी बढ़ गई हो, ठीक है। तो अभी हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, लेकिन अभी जब परिसमन होगा यानी 2026 में, तब आपकी सीटें लगभग आपकी 120 के आसपास चली जाएंगी। 117 से 122 के बीच अभी देखा जा रहा है और कुछ आपके नए जिले भी बनने वाले हैं। ओके, मैंने बात की है विधानसभा की। लोकसभा के बारे में बात करते हैं। जो हरियाणा के अंदर अभी 10 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 1966 में यह कितनी थी, 9 थी, 9 विधानसभा की सीटें थी और फिर 10 कर दी गई और 10 भी आपकी 1971 के डेटा के अनुसार की गई थी। उसके बाद अभी तक सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। हाँ, अभी सीटें बढ़ाई जाएंगी और आपकी सीटें अभी लगभग 800 के आसपास चली जाएंगी। मैं टोटल सीट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 700 से ज़्यादा होंगी आपकी सीटें, क्योंकि जो नई पार्लियामेंट बनाई गई है उसमें लगभग आपकी 800 सीटों के आसपास कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो हरियाणा के 3.9% भाग पर अभी क्या है, वन है। हरियाणा भारत के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। न्यूनतम का मतलब क्या हो गया कि हरियाणा में बहुत ही कम भूमि पर वन है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा को एक हरा भरा प्रदेश कहा गया है हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं उनमें। तो अब भी यह मान्यता सिद्ध ही होती है और माना भी जाता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास हरियाली भी होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी हरियाली बहुत कम है। हरियाणा वन नीति 2006 में बनाई गई थी और इस वन नीति का एक ही उद्देश्य था कि वन और वृक्ष आवरण को 20% तक बढ़ाना, लेकिन हरियाणा में कितना है, जस्ट 3.9%, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, देखिए, लाइफ आपकी चलती ही रहेगी। काम, हमारा कोई काम बन गया, कोई रुक गया, और एट द एंड हम क्या देखते हैं कि कोई ना मतलब हम सभी कहीं ना कहीं पर एडजस्ट हो ही जाते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा रुक कर देखने की आवश्यकता होती है कि हम कहाँ पर आज एग्जिस्ट करते हैं, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पर हैं। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए और फिर आपके आसपास की चीज़ों को देखिए, क्योंकि आप हमारा भविष्य हो, कल का भविष्य, क्योंकि आपके ही कंधों पर सभी जिम्मेदारी है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के टीचर बनेंगे, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार से बच्चों को गाइडेंस देंगे, किस प्रकार से बच्चों को टीच करेंगे। आप और कोई सरकारी नौकरी में जा रहे हो, पुलिस विभाग में जा रहे हो, क्लरिकल जॉब में जा रहे हो, कोई भी अन्य डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप देश को किस प्रकार से लीड करोगे। जो आपके पास पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई भी अदर जो लोग हैं वो अपना काम करवाने के लिए आएंगे, तब आप उनको किस प्रकार से डील करते हो। इन्हीं बातों के साथ साथ आपके आसपास वातावरण की भी जिम्मेदारी होती है, और उसी में से एक जिम्मेदारी है हमारा आसपास का वातावरण, जिसमें 3.9% वन रह गए हैं। तो हमारा भी यह एक छोटा सा कार्य बनता है कि हम अपने जन्मदिन पर, जब भी आपका बर्थडे आता है, तो कोशिश क्या करो कि एक पेड़ आप आपके बर्थडे के ऊपर लगा दो।
खेत में लगा दो, गली में लगा दो, गली खेत नहीं है तो शहर में लगा दो। वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया करो जब भी आपके परिवार का बर्थडे आता है किसी न किसी मेंबर का, मान के चलिए आपके परिवार में 4 से 5 व्यक्ति हैं, तो आप एक साल में 5 पेड़ लगाने का ज़रूर कार्य किया करो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक का मतलब हो गया कोच, यानी कि हरियाणा राज्य के द्वारा कौन सा अवार्ड कोच को दिया जाता है, तो वह है प्यारे दोस्तों आपका गुरु विशिष्ट अवार्ड। ठीक है, गुरु विशिष्ट अवार्ड। ठीक है, तो यह दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यही पंजाब में भी दिया जाता है, सॉरी पंजाब में नहीं, राजस्थान में। ठीक है, यह तो हो गया जो हरियाणा राज्य के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ भारतीय जो राष्ट्रीय लेवल पर चीज़ें हैं उन पर। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, किसको, एक कोच को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ी के लिए उच्च पुरस्कार है। मान के चलिए कि कोई एक कबड्डी का या फिर कोई हॉकी का कोई भी एक खिलाड़ी है, तो उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा आपको उसको दिया जाएगा, मेजर ध्यानचंद। और अभी मेजर ध्यानचंद जी का अभी बर्थडे भी था कुछ दिन पहले, 29 अगस्त को। आज है 2 सितंबर, आप पता नहीं बाद में यह वीडियो कब देख रहे होगे, लेकिन 29 अगस्त को इनका बर्थडे होता है, किसका, मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही यह दिवस होता है, और इसी दिन हम मनाते हैं स्पोर्ट्स या खेल दिवस। ठीक है, यह एक हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर इनको बोला जाता है, और 3 बार यह ओलंपिक में मेडल भी लेकर आए हैं। आई थिंक 1932, 1936 और 1940 में तो नहीं हुए थे, 28 में आई थिंक गए थे ये। ठीक है, इसका जो मेजर ध्यानचंद है, इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी पुरस्कार। 1991 के आसपास क्या किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। जो आपके अर्जुन अवार्ड पुरस्कार है, यह 1961 में शुरू हुए थे। यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद है, यह खिलाड़ियों को दिया जाता है आर्थिक सहायता के लिए, और 25 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। और जो यह अवार्ड है, यह 1991-92 में शुरू किए गए थे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेजर ध्यानचंद की। ओके, अब तक ये 60 खिलाड़ियों को, ठीक है, 60 से ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया जा चुका है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो मधुकांत के द्वारा यह है एक उपन्यास है जो कि लिखा गया है। इनके कुछ और भी उपन्यास हैं, जैसे कि एक दूसरा निश्चय, एक गांव की ओर, एक नया सवेरा, तो यह मधुकांत के ही क्या है, उपन्यास है। ठीक है, गांव की ओर। ठीक है, देखिए गांव की ओर, तो गांव की बात हो रही है। यदि आप गांव में आते हैं तो गांव में ही बोला जाता है सवेरा, क्योंकि गांव में होता है सवेरा, शहरों में तो गुड मॉर्निंग होती है। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जब भी गांव की बात आए तो गांव। ठीक है, जब भी गांव की बात आए तो गांव में ही होगा सवेरा, और गांव में ही कुछ निश्चय किए जाते हैं, क्योंकि शहर में तो डिसाइड किया जाता है, तो कुछ निश्चय किए जाते हैं, प्रण लिए जाते हैं। एक गांव हो गया तो गांव की शहर तो यही होगा, गांव की ओर। ठीक है, शहर नहीं, सॉरी, गांव की ओर। ठीक है, तो यह किसके थे, मधुकांत के थे। ओके, एक अंजनी का मंदिर है, यह कहाँ पर है, कैथल में है प्यारे दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, कैथल में है। और हनुमान की माता का यह नाम था, कौन सा, क्या, अंजनी। अंजनी पुत्र भी बोलते हैं किसको, हनुमान को। हनुमत नगरी या हनुमान की नगरी भी इसको बोला जाता है, किसको, कैथल को। और वानर नगरी भी जब भी आपको देखने को मिले तब भी आपका आएगा कैथल। लेकिन आपको एक कपिस्थल, यदि आपको कपिस्थल देखने को मिले तब आपका कैथल आंसर नहीं आएगा, बल्कि आपका आएगा कलायत। लेकिन कलायत कहाँ पर है, कलायत एक विधानसभा की सीट है जो कि आपकी कैथल के अंदर ही आती है। अगर कलायत ऑप्शन में ना हो तब आपका क्या रहेगा, कैथल रहेगा। HR 83 है आपका कलायत का, और HR 08 रहेगा आपका कैथल का विकल्प नंबर। ठीक है, देखिए जब भी बात आती है कैथल की, तो कैथल के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा के अंदर गठन के बाद एक साथ 4 जिले बने थे 1 नवंबर 1980 को। तो इन्हीं 4 जिलों में से एक जिला था आपका कैथल। कौन कौन से 4 जिले थे प्यारे दोस्तों, वह थे आपके यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। 1 नवंबर 1989 को यह 4 जिलों का एक साथ गठन किया गया था। उन्हीं में से एक जिला था आपका कैथल। ओके साहब, देखिए कैथल के अंदर चावल सबसे अधिक होता है, बासमती चावल। ठीक है, बासमती चावल। और इसी वजह से ट्रिपल के, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, इन तीनों जिलों को एक साथ जोड़ ले तो आपका धान का कटोरा बन जाते हैं। स्पेशली धान का कटोरा पूछ ले तब करनाल, यदि तीनों के नाम दे दे तो उपरोक्त सभी, यानी कि 3 के, कैथल, करनाल और आपका कुरुक्षेत्र।
ठीक है साहब। और बताइए, तो अब ध्यान दीजिएगा, कैथल के अंदर नवग्रह कुंड, नवग्रह मतलब कि 9 ग्रहों के नाम पर कुंड बनाए गए थे। बोला जाता है कि राजा युधिष्ठिर ने बनाए थे ये, ठीक है। महाभारत के जब उसके अंदर बहुत सारे लोग शहादत बोल सकते हैं, शहीद हो गए थे, या बहुत सारे लोग गलती से भी मर गए थे, या जो भी रहा, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए या अपने पूर्वजों की शांति के लिए राजा युधिष्ठिर के द्वारा बनाए गए थे नवग्रह कुंड, जो कि कैथल इन्हीं 9 ग्रह कुंडों के अंदर आता था। चलिए, आज कैथल काफ़ी बाहर तक फैल चुका है, बाउंड्री बढ़ती ही है, लेकिन अब इन 9 में से सिर्फ 3-4 ही रह चुके हैं। माता गेट, डोगरी गेट, इस प्रकार से प्रताप गेट, तो अब कुछ ही बचे हैं, बाकी आपके ख़त्म हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है साहब, ठीक है। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कैथल के एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनको अभी एक विशेष अवार्ड दिया गया है। तो अभी आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि उस खिलाड़ी का नाम क्या है, क्या हरविंदर उसका नाम है, और उसको कौन सा अभी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पैरा ओलंपिक वह खिलाड़ी है और पैरा ओलंपिक में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और उनका खेल भी बताना है, उनका नाम भी बताना है, और आपको उनका जो अवार्ड दिया गया है वह भी बताना है। वैसे 2 लोगों को वह अवार्ड दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस प्रकार के डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके साहब, चलिए, वैसे आज मंगलवार का ही दिन है, तो यह भी काफ़ी एक अच्छी बात है। चलिए साहब, जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किसानों के काफ़ी प्रिय थे ये, और किसानों के लिए काफ़ी अच्छे कार्य भी किए हैं। हरियाणा के ये 5वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जो हरियाणा के 3 लाल रहे हैं, बंसी लाल, भजन लाल और देवीलाल, तो यह हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और हरियाणा के 3 लालों में से एक थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य भी चौधरी देवीलाल ने किए हैं। एक चौधरी देवीलाल स्टेडियम है, वह कहाँ पर है? जो कि आपका हरियाणा पुलिस की रेस वगैरह होती है आपका पंचकूला में। लेकिन पूछ लिया जाए आपका हर्बल पार्क, तो वह आपका यमुनानगर आएगा। लेकिन आपका यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल आपकी सिरसा में रहेगी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कार्य भी किए हैं। हाँ, हरियाणा के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 2 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन यह हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक भी यह पहुँचे हैं। ठीक है, 1989 में। ठीक है, आगे चलकर इनके सबसे सफल पुत्र राजनीति में माने जाते हैं वह रहे ओपी चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला, जिनका जन्म होता है 1935 में और जिनकी डेथ हो जाती है 2024 के एंड में। आई थिंक 20 दिसंबर के आसपास की वो डेट है। लगभग आपकी 89 ईयर्स की, 89 साल की उम्र में ये आखिरी सांस लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूँ। यह 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, और एक बार यह 6 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने थे। 5 या 6 दिन के लिए भी यह मुख्यमंत्री बने थे। किसकी बात कर रहा हूँ? ओम प्रकाश चौटाला की मैं बात कर रहा हूँ। INLD, ठीक है, INLD से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ओके साहब, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोहतक में IIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 16 नवंबर 2009 को। वर्ष पूछ ले तो 2009, पूरी डेट वैसे आपकी आंखों के सामने है ही है। तो 16 नवंबर 2009 को रोहतक में IIM की स्थापना होती है। और बताइए, रोहतक की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? सन 1966 में। जो हरियाणा में 7 जिले बने थे, तो उन्हीं में से एक जिला था रोहतक। तो रोहतक हमारा सबसे प्राचीन, सबसे पुराने जिलों में से भी एक है। ओके साहब, देखिए, हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है वह है आपकी रोहतक, आर्थिक राजधानी है वह है आपकी गुरुग्राम, और हरियाणा की राजधानी है वह है आपकी चंडीगढ़। क्या आपको बात सभी समझ में आ गई? पूछ लें, राजनीतिक आपकी राजधानी वह रहेगी आपकी रोहतक। हरियाणा की जो फिल्म सिटी है वह भी आपकी रोहतक के अंदर है, और रोहतक एक आपका मंडल भी है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो इन 6 मंडलों में से किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? तो वह रहेगा आपका रोहतक, क्योंकि रोहतक के अंदर आपके 5 मंडल आते हैं। रोहतक मंडल के अंदर आपके 5 जिले आते हैं। एक तो रोहतक खुद, रोहतक से निकला आपका क्या, झज्जर, एक आपका सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी। तो ये 5 आपके ज़िले ऐसे हैं जो कि आपके रोहतक मंडल में आते हैं। और रोहतक मंडल के 2 ज़िले, ध्यान दीजिएगा, रोहतक मंडल के 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। एक तो रोहतक ज़िला खुद हो गया, दूसरा हो गया आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी प्यारे दोस्तों आपका 2016 में
भिवानी से निकाला गया था और भिवानी 1972 में हिसार से निकाला गया था और हिसार का गठन 1966 में हुआ था, या एक एक ज़िला बनाया गया था 1966 में, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा ज़िला था एरिया में। आज कौन सा है? सिरसा। सबसे छोटा कौन सा आपका? फरीदाबाद। उस टाइम पे कौन सा था आपका? जींद। जींद की आपकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आप भी याद रखने की कोशिश किया करो। गायक सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो फरीदाबाद। ठीक है, अच्छा फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताओ। देखिए 1979 फरीदाबाद। यदि इसको उलट दे तब क्या बन गया? 1997 यानी 1997। देखिए फरीदाबाद की 1979 और फतेहाबाद की 1997। फरीदाबाद बड़ा नाम है तो पहले आएगा, फतेहाबाद उससे थोड़ा छोटा है तो बाद में आएगा। 1997 में फतेहाबाद के साथ झज्जर डिस्ट्रिक्ट की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1997 में। और आपकी फरीदाबाद की कब हुई थी? 1979 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर आपका फरीदाबाद को बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपका घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है आपका कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के सपनों का शहर कौन सा था? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहे? लगभग 12 सालों के लिए, 1950 से और 1962 तक। ओके, अब देखिए जो फरीदाबाद है स्थापना बता दी। हाँ, जो आपका ट्रैक्टर है उसके लिए काफ़ी महिंद्रा ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी फेमस है और आपका औद्योगिक नगर भी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी है। और इसी के अंदर है आपकी भड़कल झील, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ओके साहब, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि 12 जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे देश के, उनके सपनों का शहर कौन सा था? फरीदाबाद। यदि पूछ ले कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के सपनों का शहर, वह आपका आएगा चंडीगढ़। और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने टाइम के लिए? लगभग आपके 16 सालों के लिए। ठीक है, 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री वह लगभग बन ही गए थे। लगभग क्या, जब देश आज़ाद हुआ तब वही प्रधानमंत्री थे। और 1964 तक लगभग 16 साल से भी ऊपर, लगभग 17 साल तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे। ओके साहब, चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों यह आपका करनाल में रहेगा। ठीक है, और यह रही उसकी एक प्यारी सी तस्वीर। देखिए जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल में है, लेकिन करनाल में ट्रांसफ़र किया गया था सन 1955 में। उससे पहले कहाँ पर था? बेंगलुरु में था। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई? तो आपका 1923 राइट आंसर आएगा। लेकिन कहाँ पर है? तो करनाल। पूछा जा सकता है कि करनाल से पहले कहाँ पर था? तो बेंगलुरु। लेकिन पूछा जा सकता है कि आपका बेंगलुरु से करनाल कब आपका ट्रांसफ़र किया गया? तो सन 1955 में। इसके साथ साथ 2-3 और हमारे कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जिसे एक है आपका CSSRI यानी कि सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका करनाल में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र आपका 1978 में इसकी स्थापना हुई, जो कि आपका करनाल में है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, जो कि आपका करनाल में है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, इसकी ब्यूरो इससे ही अगले साल आ गई, यानी कि 1985 में इसकी भी स्थापना आपके करनाल के अंदर की गई। पूछ ले अकेला मतलब कि भैंस, असौ, भेड़, बकरी अनुसंधान आपके हिसार 1985 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यदि आपसे भेड़, बकरी, अच्छा यदि आपसे पूछ ले कि मवेशियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तब आपका राइट आंसर रहेगा सिरसा। यदि आपसे पूछ ले कि घोड़े सबसे ज़्यादा है, तब आपका गुरुग्राम। पूछ ले सुअर तो आपका सोनीपत। गाय पूछ ले तब आपका क्या रहेगा? सिरसा रहेगा। जो देखिए राष्ट्रीय ब्रेन मस्तिष्क अनुसंधान आपका नैनवाल मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा की फिल्म हरफुल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष आई थी? तो 1970 में आई थी यह फिल्म। जो हरियाणा की कुछ फेमस फिल्में हैं उनके बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से डीपली हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा की प्रथम लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट मूवी थी आपकी 1968 में आई थी धरती। लेकिन पूछ ले कि प्रथम फिल्म वह थी आपकी हरफुल सिंह जाट जुलानी, 1970 में आई थी। फिल्म वीर घटोत्कच व वीर शेर आपकी 1974 में आई थी। फिल्म बहू रानी आपकी 1983 में आई थी। हरियाणा की प्रथम सफलतम फिल्म कौन सी थी आपकी? 1984 में आई थी चंद्रावल। देखिए चंद्रावल को 41 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है और जिस प्रकार से उसको शूट किया गया है, जिस प्रकार से उसके अंदर स्टोरी दिखाई गई है, फिल्माया गया है, उस प्रकार से
हरियाणा के अंदर ऐसे कोई दोबारा से कोई भी मूवी नहीं बनी है। इस वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो चंद्रावल फिल्म की स्टार कास्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एक्टर था यानी कि जो अभिनेता था उनका नाम था जगत जाखड़, ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं और अब इस दुनिया में वो नहीं है। फिल्म चंद्रावल की जो अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, वह थी उषा शर्मा। अभी कुछ दिन पहले इनका इंटरव्यू भी हुआ था, कुछ दिन पहले तो नहीं, लगभग 3 साल पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था। आई डोंट नो कि अभी यह जिंदा है या स्वर्ग सिधार चुकी हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी एक अच्छी अभिनेत्री के रूप में उभर कर सामने आई थी। कौन? उषा शर्मा। और उस टाइम पर आप सोच सकते हैं, सन 1984 की बात कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे गांव में या शहरों में भी कई जगह ऐसी सोच होती है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जस्ट 12th करवाएंगे, या फिर गांव में तो आज भी नहीं पढ़ने देते या फिर स्कूल तक ही सीमित रखते हैं, और कॉलेज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन उस टाइम पर एक लड़की होकर और एक फ़िल्म में अभिनेत्री और एक सफलतम अभिनेत्री बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज से 41-42 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के टाइम पर लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं, और हमें खुद समझना चाहिए कि यदि वो कार्य करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो यह उनकी उत्सुकता है। हाँ, हमें थोड़ा उन्हें बताना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। ठीक है साहब, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जो यह फिल्म है इसमें रूंडा और कुंडा नाम के दो फेमस कैरेक्टर थे। जो रूंडा था वह नसीब सिंह कुंडू, जो कि आपका टिटोली गांव से है, रोहतक से, और जो दरियावर सिंह मलिक जो कि उगराखेड़ी गांव से थे। अब इनकी डेथ हो चुकी है। इसके जो डायरेक्टर हैं वह थे देवी शंकर प्रभाकर, और उनके बेटे यह थे आपके डायरेक्टर। जो डायरेक्टर थे वह इनके बेटे हैं, और जो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने पैसा लगाया है वह थे देवी शंकर प्रभाकर। अगली फिल्म आई हमारी 1985 में, छेल गलिया जांगी। एक गाना भी आया था इसका, वो छेल गलिया जांगी बाजन दे मेरा नाड़ा, कुछ इस प्रकार का एक काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। ओके, 2000 में आई थी हमारी लाडो बसंती। इसको राष्ट्रीय लेवल पर पुरस्कार भी दिया गया। फिर 2014 में आई थी हमारी पगड़ी दा ओनर। इसको भी एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, 62वां। 2015 में सतरंगी बेस्ट मूवी ऑफ 2015, और 2022-23 में हमारी पंडित लक्ष्मीचंद। अब तक के इतिहास में हमारे इतने ही फिल्में हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इन मूवीज़ का पता होना चाहिए, और यह कब आई, कौन इनका डायरेक्टर, जो मैंने बताया है, यहीं से आपके प्रश्न बनेगा अगर बनेगा तो। इसके बाद कुछ कलाकार हैं जो हरियाणा से, जो काफ़ी फेमस हैं और वह बॉलीवुड में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, जैसे कि ओम पुरी। इनके द्वारा हरियाणा की जो एक सांझी फिल्म थी, सांझी, उसमें कार्य किया गया था। ओम पुरी, जूही चावला और प्रणीति चावला नहीं, प्रणीति चोपड़ा है, ठीक है। जोहराबाई, इनका संबंध अब्बाला से रहा है। जोहराबाई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। सोनू निगम, जिसके ऊपर हमने ऊपर डिस्कस किया, ऋचा शर्मा, यह दोनों आपके फरीदाबाद से हैं, दोनों आपके गायन शैली से संबंधित हैं। वेद गांधी, सुनील बलराज दत्त, यानी कि जो संजय दत्त हैं उनके फादर, ठीक है, तो यह यमुनानगर से हैं। राजकुमार राव काफ़ी फेमस एक्टर हैं, हरियाणा के गुरुग्राम से हैं। इसके बाद यशपाल शर्मा, यह भी आपके हरियाणा से हैं, और गंगा जल फिल्म में अजय देवगन के साथ इन्होंने एक बेहतरीन रोल प्ले किया था। रणदीप हुड्डा, भाई इनको तो कौन नहीं जानता, रोहतक से हैं। अशोक घई और सुभाष घई, जो सुभाष घई हैं उनके जैसा ही इनका नाम मैच होता है। पूजा बत्रा आपके रोहतक से है। सुनील ग्रोवर गुलाटी इनको बोल भी देते हैं, जो कपिल शर्मा शो में है, तो वो। रुपेंद्र हांडा, यह है पंजाबी सिंगर है एक, और इनका भी एक गाना भी फेमस हो रहा है 10 साल पुराना, ओ मेरे पिंड दे गेड़े मारदा, ऐसे करके कुछ। यह सिरसा से हैं। सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है, और महेंद्रगढ़ से ये थे, ठीक है, वही महेंद्रगढ़ जो कि आपका 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है, महेंद्रगढ़। ओके साहब, चलिए। हरियाणा फिल्म नीति 2018 में बनी है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सतीश कौशिक, प्रथम अध्यक्ष। गीता और बबीता के जो किरदार पर फिल्म बनी है वह बनी है आपकी दंगल। चलिए अगला प्रश्न, हमारा फिल्म जगत को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अब देखिए
हरियाणा के अंदर कुछ चीज़ें तीन तीन हैं जिनको हम तीन तगाड़ा बोलते हैं, वह आपको बताता हूँ। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा था? तो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र बना था सन 1976 में रोहतक में, और इसी टाइम पर 1976 में ही आपका रोहतक के अंदर ही MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यह विश्वविद्यालय आपका बना था 1976 में। इस वजह से दोनों डेट आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई थिंक मई 1976 में बना था। ओके साहब, अब आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा के अंदर तीन चीज़ें हैं जो कि आपकी तीन तीन बार बनी है, 4 5, हाँ 5 चीज़ें हैं हरियाणा के अंदर जो कि आपकी तीन तीन हैं। सबसे पहले हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, पहला रोहतक, दूसरा कुरुक्षेत्र और तीसरा आपका हिसार। पहला 1976 में मई में बना था, दूसरा 1991 में आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, तीसरा 1999 में 1999 में आपका हिसार। ठीक है, 3 है। अब आप हरियाणा के 3 चिड़ियाघर देखिए। पहला आपका 1986 में, मतलब पहला आपका भिवानी, दूसरा पिपली और तीसरा आपका रोहतक। भिवानी और पिपली आपके दोनों एक साथ बने हैं 1982 में, रोहतक आपका बाद में बना 1986 में। तो आपके 3 चिड़ियाघर हैं, 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। एक आपका आकाशवाणी केंद्र रोहतक था और एक चिड़ियाघर आपका रोहतक है। एक आपका आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र था और दूसरा कुरुक्षेत्र के साथ ही पिपली में है आपका चिड़ियाघर। एक आपका आकाशवाणी केंद्र हिसार था और आपका एक चिड़ियाघर भिवानी में है। ठीक है, इस प्रकार से याद किया करो। अब देखते हैं हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। याद कैसे करोगे? देखिए, आप बहुत बार किसी प्रोग्राम में गए होंगे, खासकर यदि आप जागरण में गए हैं, जागरण में, तो जागरण में पहले जो आर्टिस्ट होते हैं वह बंसी बजाते हैं। बंसी का मतलब हो गया जो उनके म्यूजिक से जुड़े इंस्ट्रूमेंट हैं वह बजाते हैं। ठीक है, पहले वह बजाते हैं, फिर वह भजन गाते हैं और फिर देवी माता प्रकट हो जाती है। ठीक है, ए जस्ट फॉर ट्रिक। ठीक है, तो बंसी बजाई यानी कि बंसीलाल, भजन गाया भजनलाल और फिर देवी माता प्रकट होगी यानी कि देवीलाल। तीसरे, चौथे, पांचवें हरियाणा के यह मुख्यमंत्री रहे हैं। बंसीलाल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने भी वाला हूं। ठीक है साहब, और हरियाणा के 3 जिले जो कि आपके मेट्रो स्टेशन जो आपके मेट्रो से जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आपका झज्जर। ठीक है, देखिए दिल्ली, जो आपका दिल्ली है, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा है। यहाँ पर है आपका यूपी और इस तरफ है आपका HR यानी कि हरियाणा। ध्यान दीजिएगा, 3 तरफ से 4 जिले दिल्ली को घेरते हैं। यह हो गया सोनीपत, यह है झज्जर आपका, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, तो 4 जिले हैं लेकिन 3 तरफ से घेरते हैं। और जो 4 जिलों में से 3 जिले, जस्ट यदि आप सोनीपत को छोड़ दोगे तो इन 3 जिलों में मेट्रो है, लेकिन अब इसमें भी प्रस्तावित हो चुकी है, करनाल तक मेट्रो आएगी। जस्ट आपको 45 मिनट में करनाल से आपका दिल्ली पहुंचा देगी और जस्ट 17 बीच में स्टेशन होंगे। ठीक है, तो 3 यह ज़िले हैं। इसके बाद एक पॉइंट और हमारा रह गया कि हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, 3 बार, तो पहला 1967 में, दूसरा 1977 में और तीसरा आपका 1991 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और भारत में भी आपका 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे ज़्यादा आपका पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है, आई थिंक 50 बार। जो कोई कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितनी बार लगे हैं। ओके प्यारे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अभी कौन सी विधानसभा का कार्य चल रहा है? तो अभी बात कर रहा हूँ मैं 2025 की। यदि आप वीडियो को बाद में देखेंगे तब उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कहीं यह विधानसभा चेंज ना हो गई हो। तो अभी तो 2029 तक का कार्यकाल है, 15वीं विधानसभा चली हुई है। अभी चुनाव हुए थे अक्टूबर 2024 में। ठीक है साहब, अक्टूबर 2024 में 5 अक्टूबर को चुनाव होते हैं, 8 अक्टूबर 2024 को परिणाम आता है और इस परिणाम में बीजेपी पार्टी 47 सीटों में, हमें चाहिए 46 सीटें लेकिन बीजेपी की पार्टी की आ गई थी, आई थिंक 48 सीटें आई थी और बाद में कुछ और भी विधायक उसमें जुड़ गए थे। तो पूर्ण रूप से तीसरी बार बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई है और अब की बार पूर्ण बहुमत से बनाई है। पिछली बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन पिछली बार गठबंधन के साथ थी, जेजेपी के साथ। तो अभी 15वीं विधानसभा चली हुई है और अब की बार मुख्यमंत्री कौन है? आपके लाडवा से कौन है, क्या नाम है? नायब सिंह सैनी। देखिए नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने हैं और यह हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं। यानी कि इससे पहले हरियाणा को 10 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं, जिसमें से 3 तो आपके लाल हैं और चौथा लाल आपका हरियाणा का इससे पहला मुख्यमंत्री यानी 10वां मुख्यमंत्री कौन था? खट्टर।
पूरा नाम क्या है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, 4 मुख्यमंत्री तो आपको वैसे ही याद हो गए। 5वां नायब सिंह सैनी याद हो गया। एक हुड्डा आपको पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छठा वो याद हो गया। 7वां ओम प्रकाश चौटाला। तो 7-8 मुख्यमंत्री तो वैसे ही आपको याद हो गए। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो श्रुति चौधरी अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल हरियाणा की जो सरकार है उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ओके साहब, इनको इसके अलावा एक मंत्रालय और भी दिया गया है, वह है आपका जल मंत्रालय। जल मंत्रालय से संबंधित जो सारे कार्यविधि है वह इन्हीं के पास रहेगी, श्रुति चौधरी के पास। श्रुति चौधरी ने किस डिस्ट्रिक्ट और किस विधानसभा से चुनाव लड़ा? देखिए, जो आपकी तुसाम विधानसभा है, तुसाम विधानसभा HR 48, तो जो व्हीकल नंबर है, तो वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा तुसाम से, और इसी के अंडर इनका गाँव आता है गोलागढ़। एम आई राइट? तो कोई कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं उस तरफ गया नहीं हूँ। ठीक है, अगर कोई आसपास से है तो बताइएगा। तो तुसाम से इन्होंने चुनाव लड़ा, और तुसाम आता है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और भिवानी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। किससे निकाला गया था? हिसार से। भिवानी में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? सरसों। ठीक है, यह सरसों सबसे ज़्यादा हरियाणा में भिवानी में होती है, फिर आपके महेंद्रगढ़ में होती है। ओके साहब, इसके बाद आपका हरियाणा सरकार में अनिल विज को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो परिवहन मंत्रालय है, बिजली मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और लेबर मंत्रालय, इनको दिए गए हैं। किसको? अनिल विज से। अनिल विज कहाँ से चुनाव लड़े थे? अम्बाला कैंट से चुनाव लड़े थे। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है? तो हिसार में है अभी 7 विधानसभा सीट, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी जिले के कंपैरिजन में। तो हिसार में कितनी है? 7। ओके साहब, लेकिन सिरसा सबसे बड़ा है किसमें? आपका एरिया में। हाँ, याद रखिएगा, हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट ज़रूर हैं, लेकिन हिसार सबसे बड़ा नहीं है। ओके साहब, वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? महिपाल डांडा। याद कैसे रखोगे? देखिए भाई, शिक्षा और शिक्षक है ना, शिक्षा देने का कार्य किसका है? शिक्षक का है। और शिक्षक क्या करते थे कि यदि आपको प्रॉपर तरीके से आप उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो डांडा यानी कि ढांडा यानी कि वो डंडा मारते थे। ठीक है, महिपाल ढांडा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा सरकार में कृष्ण लाल पंवार को कौन से मंत्रालय सौंपे गए हैं? तो पंचायती और विकास मंत्री, माइंस और जियोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हैं, लाडवा से हैं, इस वजह से लाडवा को लाडवा सिटी CM सिटी बोलते हैं, और कुरुक्षेत्र को CM डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? KKR यानी कि कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही आती है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हरियाणा की सबसे प्राचीन, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो नींव है वह किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? UK यूनिवर्सिटी। और सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसके अंदर NEP 2020 लागू की गई, तो वह भी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी हरियाणा की वह भी आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए साहब, हरियाणा सरकार में श्याम सिंह राणा को कौन कौन से मंत्रालय है? सबसे पहले तो क्या है? कृषि मंत्रालय है, फिर इनके पास पशुपालन और डेयरी पालन भी इन्हीं के पास है, मत्स्य पालन भी इन्हीं के पास है। किसके पास? श्याम सिंह राणा के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी, सबसे बड़ी उम्र के हैं आपकी बार जो यही है, लगभग 76 साल के ये हो चुके हैं। और आई थिंक इनकी स्टडी भी ज़्यादा नहीं है, 5वीं 8वीं इनकी स्टडी है। वर्तमान हरियाणा में जेल मंत्री कौन है? तो डॉक्टर अरविंद शर्मा। ये पिछली बार MP थे लोकसभा के, कहाँ से? रोहतक से। और अब की बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे, तो इसके बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। कहाँ से? गोहाना से। जेल मंत्री हैं, चुनाव मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, हेरिटेज एवं टूरिज्म मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया है। रणवीर सिंह गंगवा हरियाणा सरकार में कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? तो रणवीर सिंह गंगवा को PWD लोक निर्माण PWD और जन स्वास्थ्य अभियंत्री इनको दिया गया है। वास्तुकला मंत्रालय के मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार बेदी हैं। वर्तमान में हरियाणा में आरक्षित सीटें कितनी हैं विधानसभा के लिए? तो 17 हैं। स्टार्टिंग में कितनी थी? 10। 1967 में हो गई थी 15, 77 में हो गई थी यह 17, और ये अभी यह बढ़ने वाली है। तो बढ़कर यह कितनी हो जाएंगी? लगभग यदि हम डेटा की बात करते हैं तो यह लगभग आपकी 21 सीटें, 21 से 22 सीटें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, 21 सीटों के आसपास आपकी होने की उम्मीद है।
हरियाणा का एकमात्र वह जिला जिसके नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है, तो वह रहेगा आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के ऊपर हमने पहले बहुत सारी बातें अभी ऊपर कंप्लीट की हैं। पंचकूला में कितनी आरक्षित सीटें हैं? एक भी नहीं है। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? अभी 22। तो 22 में से 17 जिलों में हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो बचे कितने? 5 जिले। तो इन 5 जिलों में एक भी विधानसभा की सीट नहीं है। और यह कौन कौन से हैं साहब? ध्यान दीजिएगा। एक तो यह ट्रिक याद रखिए, JCBKM। जे यानी कि आपका नहीं, सॉरी, यह ट्रिक नहीं है आपकी, यह मिस्टेक हो गया। यह तो कुछ और ही ट्रिक बता दी मैंने। यह कौन कौन सी होगी? हाँ, फरीदाबाद, ठीक है, जो कि आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है और एरिया में सबसे छोटा जिला है। तो एरिया में सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। और आपका पंचकूला, पंचकूला आपका रहेगा जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, आपका रहेगा चरखी दादरी, CFP, यानी कि आपका जो सबसे नया जिला है। 3 तो ये आपके ये हो गए, और M स्क्वेयर यानी कि महेंद्रगढ़ और मेवात। तो कुल मिलाकर यह 5 जिले ऐसे हैं जो कि जिनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। और JCB और KM, यह क्या है? यह भी 5 जिले हैं, लेकिन यह वो जिले हैं जो कि अभी आपका NCR एरिया से बाहर निकाले जाएंगे। जींद, चरखी दादरी, भिवानी, करनाल और आपका महेंद्रगढ़, ठीक है, 5 जिले। और कुछ अन्य जिले जैसे कि सोनीपत और रोहतक, इनके कुछ तहसीलें आपकी जो आपका NCR रीजन है उससे बाहर निकाले जाएंगे। साहब NCR क्या है प्रॉपर बताओ अब? NCR नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। तो दिल्ली और उसके आसपास का कुछ एरिया सन 1991 में 69वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंदर। तो इसमें क्या बोला गया कि जो एरिया बताया गया कि यह NCR के अंदर आता है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर आता है। और उसकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं। जैसे कि अभी NCR में बोला गया था कि आप 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते। NCR में बोला गया था कि NCR, बल्कि जब तो दिल्ली में ही बोला गया था कि आप जैसे कि एक ही सीरीज की गाड़ी निकाल पाओगे एक दिन में, ऐसे करके कुछ अलग अलग रूल होते हैं। तो 1991 की यह बात है। 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यही बात बोली गई थी कि इस एरिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम घोषित करते हैं। तो उसमें उस टाइम पर कुल 22, अभी देखें तो अभी के कुल 22 जिले आते हैं। तो 22 में से 14 जिले हरियाणा के आते हैं और 8 जिले यूपी के आते हैं और 2 जिले आपके राजस्थान के आते हैं। तो कुल मिलाकर 22 नहीं, आई थिंक 24 जिले आते हैं। हाँ, ऐसे करके पता नहीं 6 जिले यूपी के आते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे मैंने एक कंटेंट करवाया भी था कल परसों ही, लेकिन अभी थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया। लेकिन यह ज़रूर कन्फर्म है कि आपके 14 जिले हरियाणा के आते हैं और 2 जिले राजस्थान के आते हैं, ठीक है। यह तो कन्फर्म है। आई थिंक 8 जिले हैं यूपी के 8 या 6 हैं, एक बार आप भी कन्फर्म कर लीजिएगा। हाँ, इसके साथ साथ के 57% हिस्सा हरियाणा का NCR के अंतर्गत आता है अभी तक। लेकिन जो मैंने 5 जिले आपको बताए हैं उनको बाहर निकाल देंगे तो लगभग आपका 45% या 40 के आसपास ही एरिया बचेगा जो कि आपका NCR के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, INLD पार्टी को हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव हुए हैं, उनमें कितनी सीट मिली है? तो 2 सीट मिली है INLD को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को। चलिए साहब अगला प्रश्न, 4 लाइनों वाला कवि हरियाणा में कौन है? तो वह है आपका सुरेंद्र शर्मा, ठीक है। हरियाणा का चाणक्य बोला गया चौधरी भजन लाल को। हरियाणा केसरी किसे बोला जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। ओके साहब। और कवि शिरोमणि किसे कहा गया? पंडित मांगेराम को कहा गया। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। सवर सम्राट आपके पंडित जसराज जिसका संबंध हिसार से है उनको कहा जाता है। लेडी खली या लेडी कली भी लिखा आ सकता है, कविता दलाल, ठीक है, जो कि अब की बार डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर विधानसभा है, जहाँ से विनेश फोगाट जुलाना है ना, जुलाना से इन्होंने अब की बार चुनाव भी विधानसभा से लड़ा था, विधानसभा की सीट से लड़ा था, ठीक है। चलिए, टाइगर पटौदी किसको बोलते हैं? मंसूर अली खां को बोलते हैं। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल जिनके पुत्र हैं नवीन जिंदल जो कि अभी MP हैं कुरुक्षेत्र विधानसभा से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से, विधानसभा से नहीं। साहित्यकार सम्राट कौन है? हर्षवर्धन है, जिनका जन्म हुआ था 590 में और 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 647 तक यह रहे, ठीक है। थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जाटों का प्लूटो राजा सूरजमल को बोलते हैं। गोल्डन गर्ल ममता खरब को बोला जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को बोला जाता है। और हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन को बोला जाता है। तो काफ़ी उपाधियाँ हैं जो कि अलग अलग लोगों के नाम पर हैं, यह आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ चंडीगढ़ के बारे में।
हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पूछ लूँ कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी क्या है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। और पूछ लूँ कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी क्या है, तब आपका राइट आंसर रहेगा क्या? आपका रोहतक। ओके साहब। चंडीगढ़ को सुंदर शहर, द ब्यूटीफुल सिटी बोला जाता है। जैसे हम चंडीगढ़ के अंदर एंट्री करते हैं, तब आपने ग्रीन बोर्ड पे वाइट अक्षरों से, वाइट लेटर्स से लिखा देखा भी होगा, द ब्यूटीफुल सिटी। चंडीगढ़ को तीन तरफ से मोहाली और एक तरफ से पंचकुला घेरता है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों मिलकर एक ट्राई सिटी का निर्माण भी करते हैं। आज़ादी के बाद भारत का प्रथम सुनियोजित शहर है। सुनियोजित का मतलब होता है कि प्री प्लानिंग, यानी कि जिसको प्लानिंग के अनुसार बसाया गया था। चंडीगढ़ एक यूटी भी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा दोनों की यह राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए इसको राजधानी घोषित किया गया था। चलिए अगला कि चंडीगढ़ का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, हरियाणा के भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। इस शहर के वास्तुकार कौन थे? फ्रांसीसी कौन थे? कर्बूजियर, ले कर्बूजियर। 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को धूमर रहित घोषित कर दिया गया था और यह ऐसा पहला शहर था पूरे भारत देश का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो जींद में है। यह मंदिर रानी का तालाब है उसके पास है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसको भूतनाथ भी कहा जाता है। जींद के शासक हुए हैं राजा रघुवीर। इन्होंने इस मंदिर को बनवाने का कार्य किया था और इस मंदिर को अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसी के तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, इस मंदिर के चारों तरफ एक पानी का तालाब है और इसको रानी का तालाब भी कहा जाता है। यह जो पुराना बस स्टैंड है जींद का, उसके पास ही है और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वह गए भी होंगे या आते जाते हुए देखा भी होगा। मैं पर्सनली मैंने विजिट किया है, देखा भी है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। यह तालाब इसलिए बनवाया गया था कि रानी इसमें स्नान करे। एक सुरंग से रानी इसमें आती थी और इसको एक सुरंग के साथ जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि यही था इसका मोटिव कि किसी को भी पता ना चल सके। मेनली यही था कि किसी की नज़र ना लग सके रानी पर और इसी सुरंग से रानी आए, यहाँ पर स्नान करे और वापस मंदिर में चली जाए। मंदिर में नहीं, मतलब अपने महल में चली जाए। चलिए, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला क्या था? राजा था। और कहाँ का था ये? थानेसर का राजा था। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है, अभी जानते हैं। जैसे कि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कुछ नई शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें एक थे पुष्यभूति वंश, जो कि उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली वंश था। ठीक है, इसका नाम क्या था? वर्धन वंश भी इसको बोलते हैं हम। पुष्यभूति वंश का असली संस्थापक हम प्रभाकर वर्धन को बोलते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन 580 में राजा बने। उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। ये सूर्य के उपासक थे। इनके बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और इनके छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। इनकी पुत्री का नाम था राजश्री। यह तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जब इनके पिता, भाई और जीजा की मौत होती है तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते हैं। 590 में इनका जन्म हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे और 647 तक यह गद्दी पर ही रहे। 606 में क्या हुआ था कि हर्षवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी और कन्नौज पर आसानी से अधिकार कर लिया था। ठीक है, कन्नौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी भी बताया जाता है। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का साहित्यकार भी। इसके 3 नाटक काफ़ी फेमस हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदम। हर्षवर्धन को साहित्यकारों का सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर साहित्यकार इन्हीं के शासनकाल में आए हैं। हेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था, तो इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पर आया था। 640 में क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने कलिंग, ये जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, उसको जीत लिया और महाराजा धीराज की, जैसे इनके बाप ने भी, इनके पिताजी ने भी उपाधि धारण की थी, तो वही उपाधि इन्होंने भी धारण कर ली। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री था वह था भांडी, जो इनकी मौसी का लड़का था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका सेनापति था सिंहनाद। अब सेनापति भाई शेर जैसा होना चाहिए, तो इस वजह से सिंहनाद। युद्ध और विदेशी कार्यों का मंत्री था इनका अवंती। काफ़ी फेमस है, पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 630 में क्या था कि चीनी यात्री, चीन के शासक ने हेन सांग को यहाँ एक दूत बनाकर भेजा था। हेन सांग ने एक पुस्तक लिखी है, सीयू के ग्रंथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हर्ष ने उत्तर और पूर्वी, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है वह लगभग मैंने बता ही दिया आपको। हरियाणा का राज्य
पुष्प क्या है, कमल, क्योंकि कमल की सरकार है तो कमल ही होगा, आप ट्रिक के लिए यह याद रख सकते हैं। लेकिन भारत का क्या है, भारत का भी भाई कमल है। हमारे राज्य का खेल है कुश्ती, लेकिन भारत का हॉकी। ठीक है, देखिए जो अब मिठाई है, मिठाई में कहीं लड्डू दिया गया है, कहीं जलेबी दिया गया है, इस वजह से आप इसको छोड़ दीजिए। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ, लेकिन हरियाणा का है काला हिरण। लेकिन मैं बात कर लूँ पक्षी की, तो राज्य का है काला तीतर और भारत का है मोर। हमारा है जो राजकीय वृक्ष है वह है पीपल और भारत का रहेगा बरगद। अब बहुत सारे कैंडिडेट बरगद और पीपल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। कैसे, देखिए बरगद, बरगद में एक वर्ड आ रहा है, यदि आप तेज तेज से बोलते बरगद, बर्गर, 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 जो कि एक स्ट्रीट फूड है जो कि हम खाते हैं। तो यह तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खाया जाने वाला स्ट्रीट फूड है। यह जस्ट हरियाणा में थोड़ी खाया जाता है, तो यूपी में भी, एमपी में भी, केरला में भी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हर एक जगह खाया जाता है बर्गर। तो भाई वह तो राष्ट्र के स्तर पर, यानी पूरे भारत के स्तर पर खाया जाता है, तो बर्गर से बरगद। तो दूसरा बचा क्या, पीपल, तो पीपल हो जाएगा हरियाणा का। पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई है वह कौन सा था, युधिष्ठिर। महाराजा पांडु के 5 पुत्र थे। ठीक है, नाम आपको पता ही है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 3 थे आपके, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तीनों थे कुंती के, और माद्री के थे नकुल और सहदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकते हैं। हरियाणा प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, तो 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कहीं पर 4 है, कहीं पर 5 भी है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। आपको जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन लगे मैं खुद ही नहीं करवाऊंगा। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्यालय है, तो टेक्निकल सारी चीज़ें गुरुग्राम की तरफ है। 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। मिलेनियम सिटी भी इसको कहा जाता है, किसको, गुरुग्राम को। एनसीआर में ये आता है। हीरो होंडा की जो मुख्य ब्रांच है वह यहीं पर है, कहाँ पर, गुरुग्राम में। 1984 में यह लगी थी। हीरो होंडा की एक इकाई धारूहेड़ा में भी है। इसे कोल सेंटर कैपिटल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में है, मॉल कैपिटल भी इसको कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टोल कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा, हरियाणा का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा। हरियाणा लोक प्रशासन का जो संस्थान का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में है। जो सोहना एक प्रसिद्ध झील है, सोहना में है जो एक प्रसिद्ध झील है, वह कौन सी है, दमदमा। सोहना का किला गुरुग्राम में है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में गुरुग्राम को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था। अगला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली एकमात्र महिला का संबंध कहाँ से है, तो रेवाड़ी से है। 2 बार तो बहुत सारी लेडीज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, लेकिन लगातार, यानी कि जैसे एक बार तो अब चलेगी और एक बार इससे अगले साल। तो एक बार 1992 में, एक बार 1993 में। 10 मई 1992, 10 मई 1993 में कौन थी, संतोष यादव, जिनका संबंध है रेवाड़ी से। ठीक है, चलिए, और हाँ 2002 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हरियाणा में कौन से मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, ताऊ देवीलाल। इनके बारे में कुछ और डिटेल जानते हैं। 1989 में ये देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिला में इनका जन्म हुआ था। 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जो इनकी डेट है 1914, कहीं कहीं पर 1909 भी दिखाया गया है। तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कि आपने कहाँ से कौन सी डेट अब तक पढ़ी है। 21 जून 1977 को 68 साल की उम्र में ये देश के 5वें सीएम बने थे। एक बार 1987 में ये दूसरी बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। समाधि स्थल है इनके संघर्ष घाट के नाम से, कहाँ पर है, दिल्ली में है। सच्चर फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। 1 अक्टूबर की डेट ना मिले तब आपको 2 अक्टूबर की एक डेट दिखेगी। ठीक है, प्रथम हरियाणवी बोली की फिल्म कौन सी थी, 1968 में धरती। और इसके ऊपर मैंने एक पहले ही अच्छी तरीके से आपको पूरी डिटेल में पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। देखिए हरियाणा पर, पूरे हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार कब तक हो गया था, 1809 1810 तक। ठीक है, जो हरियाणा है उस पर प्रॉपर तरीके से अंग्रेज़ों ने कब अधिकार कर लिया था, 1809-10 में। ठीक है, चलिए इसके बाद हरियाणा के किस शहर को 1857 की क्रांति के लिए सबसे पहले शुरुआती शहर माना जाता है, तो वह था अम्बाला। 10 मई को अम्बाला में हुई थी इसकी क्रांति की शुरुआत, और 13 मई को यह क्रांति 10 मई को हुई थी मेरठ में, और 13 मई को यह क्रांति अम्बाला में पहुंच गई थी, मात्र 3 दिन के अंदर ही। ठीक है, और यहीं पर है आपकी एक सेंट्रल जेल। अभी 20 जेलें हैं हरियाणा के अंदर, तो 3 जेलें हमारी क्या है, सेंट्रल जेलें हैं, 2 हिसार में, 1 अम्बाला में, और इसी में फांसी दी गई थी।
किसको, क्या कोई बता सकता है कि क्या नाथूराम गोडसे को यहाँ पर फांसी दी गई थी या किसको फांसी दी गई थी? यह आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। चलिए, 1857 की क्रांति के समय तक राज्य की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बहादुरगढ़। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला आपका 1948 में लागू हुआ। 1948 या 1949, 1 मिनट कन्फर्म कर लो भाई। मैं 1949 आएगा यहाँ पे, 1948 नहीं आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, ये वाला वही सच्चर फॉर्मूला है ये। 1949 इज़ द राइट आंसर एंड इट्स ए टाइपिंग मिस्टेक। सो यहाँ पर 1948 हो गया है, जो कि आपका अरे 1948 सच्चर फॉर्मूला है ये। ठीक है, और 1948 कौन सा, और ये 1949। ठीक है, तो 1949 इज़ द राइट आंसर। 1948 एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको गलत मत करना, इसको मैं काट ही देता हूँ, कभी आप गलत ना कर लो। 1949 आएगा। ठीक है, चलिए ये भौगोलिक वाला अब अभी आप रहने दो, इसको छोड़ दो इस प्रश्न को। अगला की तरफ चलते हैं। हरियाणा का वह जिला जिसको 3 प्रदेशों की सीमा लगती है, यमुनानगर। इसको कौन कौन से? उत्तराखंड 11 किलोमीटर, यूपी और आपका तीसरा हो गया आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल, एचपी, यूके और यूपी। एचपी, यूके और यूपी, एचपी, यूके और यूपी। यमुनानगर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। सबसे कम लगती है आपकी 11 किलोमीटर आपकी यमुनानगर को। यदि मैं बात करूं, हरियाणा सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर। ओके साहब, और हरियाणा का ऐसा ज़िला जो 3 तरफ से किसी एक ही स्टेट से घिरा हुआ है, तब आपका राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने प्रतिशत है? 1.67 इतना आपका विस्तार रहेगा, और अरावली का गोल्फ मैदान आपका फरीदाबाद में रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, वैसे कंटेंट काफ़ी लंबा है। आई थिंक मैं एक वीडियो में आपको इतना कंटेंट नहीं करवा पाऊँगा। ठीक है, तो लेक्चर को 1 घंटे का ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ, तो इसको हम 2-3 पार्ट में डाल देंगे। वैसे जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो मेरी पूरी दिलो तमन्ना थी कि मैं इस लेक्चर को लंबा खींचूँ। मैंने पहले बोला भी था कि 2 से ढाई घंटे, 1.5 घंटा या 3 घंटे तक मैं खींचूँगा, लेकिन अब मुझे लगा कि अभी काफ़ी कंटेंट बचा है। 2-3 घंटे में यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। PDF यह पूरी की पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा, उपलब्ध करवा दूँगा। टेलीग्राम किस नाम से है? हमारा द टीचर्स के नाम से, द टीचर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम है। तो आप वहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिले आपको टेलीग्राम, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो के सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी ना मिले, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके साहब, अब मैं बात करता हूँ, इस 1 घंटे का जो आपने कंटेंट ले तो लिया, इसको डाइजेस्ट कैसे करोगे? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें नए हैं, पुराने इतने ज़्यादा सारे क्वेश्चन नहीं हैं। देखिए, डाइजेस्ट करने का आपके पास एक ही रास्ता होता है। आपने एक बार अच्छे से समझ लिया, जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको, जो मैंने बहुत बार बताया भी है, तो आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। अब एक काम और करना है आपको, इस PDF को डाउनलोड करके एक बार आंखों के सामने से निकाल लो। निकाल लिया, अब इसके बाद यही वीडियो अब आपको 1.5 की स्पीड पे देखना है इसी वीडियो को। ठीक है, और यह आपको 2 से 3 बार देखना है, एक ही दिन में नहीं, बार बार। मतलब कि जैसे यदि आप जब भी इस वीडियो को देखो, उसके 2 या 3 दिन के बाद दूसरी बार देख लो, उसके बाद एक बार और देख लो। इस प्रकार से आपका पूरा कंटेंट आपके दिमाग में डाइजेशन का काम कर लेगा। और यकीन कीजिए प्यारे दोस्तों, जिस भी दोस्त ने आज की इस पूरी वीडियो को देखने का कार्य किया है, तो यही लक्षण होते हैं, यही साइन होते हैं कि वह पढ़ने का इच्छुक है या पढ़ने की इच्छुक है। तो वह एक अच्छी जॉब ज़रूर निकालेगा, 101% निकालेगा। बस जॉब के लिए आपको एक ही काम करना है, कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको लगातार लगे रहना है। कुछ टाइम लाइफ के अंदर ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सर मेरा मूड नहीं है, या मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम भी आपको क्या करना है, आपके मन को मारकर थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है परिवार में और आपकी लाइफ में, तब आपको पढ़ लेना है। क्योंकि लाइफ में कई दिन ऐसे भी आते हैं जब हम चाहकर भी स्टडी नहीं कर पाते, वो सबकी लाइफ में है। उस टाइम आपको आई थिंक स्टडी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ इमरजेंसी, कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाते हैं। तब हमारे लिए वो काम, वो इंसान या वो परिस्थितियाँ या वो सिचुएशन संभालना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन
यदि आप जानबूझकर मन मार रहे हैं या फिर आप जानबूझकर नहीं पढ़ रहे, फिर वो गलत बात है। तब आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपको लगातार पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। चाहे आप कम पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो यही बातें हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने आपको आज 2-3 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न मैं आपको और देके जा रहा हूँ। आपको मुझे कमेंट करके यह बताना है कि सन 1972 में जब भिवानी ज़िला बना था तो वह किस ज़िले से अलग हुआ था, यह कमेंट आपको मुझे करके बताना है। एक और छोटी सी गुजारिश रहेगी, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाली घंटी दबा के ऑल प्रेस कर दो। आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं नहीं यह कार्य करता कि लगातार ही एक दिन में 50 वीडियो 100 वीडियो डाल दूँ। 1-2 बड़ी मुश्किल सी वीडियो आती हैं, और वह भी एक ऑथेंटिक अच्छे तरीके से आती है। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी क्वेश्चन का पुराना आंसर बता दिया जाता है या फिर बाई मिस्टेक आपको गलत बता दिया जाता है, तो आप कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपको बताना है आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। ओके, थैंक यू, बाय।